हेलो नमस्कार जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप सब लोग? जय हिंद एवरीवन। जय हिंद एवरीवन, कैसे हाल चाल है सबके? ऑल गुड? ये मतलब तुम्हें क्या लगता है, करंट अफेयर का मतलब यह है कि विवादों के ऊपर चर्चा की जाए? हैं, आओ सर डिस्कशन करते हैं एक और नए विवादित टॉपिक के ऊपर। जितने विवाद हैं सारी मेरी क्लास में लेकर बैठो। फिर जब मैं कुछ बोल दूंगा फिर बोल दो अरे यार सर ऐसे नहीं बोलना चाहिए था सर। चलो, सिमरनजीत कौर, आशीष, आर्यन, संस्कार, जितेंद्र, संजना, सोनू, अभय, हर्ष, विराट, दुष्यंत, डॉली, अभिषेक, अमन, अनीश, महक, खुशी, दीपक, भानु प्रताप, मीनाक्षी, विराट। चलिए फाइनली सभी लोग आ चुके हैं। एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज की क्लास में हमारा टॉपिक होगा जनवरी मंथ का सेकेंड वीक। जनवरी मंथ का सेकेंड वीक। तो सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, पर तुमसे कहने से पहले जरा मैं अपनी टीम वालों से बात कर लूं। एक मिनट रुको यार, ये तुम्हारी देंगे जान से। ओ भाई साहब कित्थों गए यार? यो भाई एसी बंद करवा दे, इसका जान से मार देगा एक आधा फैकल्टी। तो मतलब पता चले कल से क्लासेस ही नहीं चल रही लोकेश सर की। कहाँ है वो? ठंड में मर गए। बस बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा हो। भगवान तुम्हें 10-10 बच्चे दे। जाओ खुश रहो। चलो हाँ भाई, तो फाइनली यहां पे बात करते हैं। सेंसस ऑफ इंडिया 2027। तो इसको लेकर नोटिस जारी किया गया। इसको लेकर क्या किया गया? नोटिस जारी किया गया है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसका फर्स्ट फेज का जो सेंसस है वो इस बार शुरू होने वाला है। ठीक है। ये होना कब था? 2021 में होना था। डिले हुआ था ड्यू टू कोविड। कोविड की वजह से क्या हुआ था? डिले हुआ था। किसकी वजह से हुआ था? कोविड की वजह से डिले हुआ था। ड्यू टू कोविड ये डिले हुआ। उसके बाद फाइनली ये डिसाइड किया गया कि अब इसे आराम से किया जाएगा। देखो यार, एक बड़ी सिंपल सीधी सी प्यारी सी बात बताता हूं तुम्हें। यूजीसी के बारे में डेफिनेटली आप सब लोग जानना चाहते हो। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सब लोगों ने सुन रखा है। एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट, तुम लोगों की जिज्ञासा पहले मैं खत्म कर दूं। लेट मी क्लियर इन अ सिंगल लाइन। आप सब लोगों ने यूजीसी के बारे में सुन रखा होगा। अभी इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रहा है कि सर यूजीसी क्या है, क्या चल रहा है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी, यूनिवर्सिटीज के लिए होता है। अब यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर आते हैं, यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो थीसिस लिखते हैं, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट चीजें करते हैं, उसमें यहां पर क्या किया गया? रिजर्वेशन के ऊपर बात की गई है। ठीक है। बात हो रही है इक्वालिटी को लेकर। अब देखो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसने क्या किया है कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ये जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग होते हैं, उनको थोड़ी सी प्रिविलेज दी है। एंड इस प्रिविलेज में इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा ही एक्सेसिबल प्रिविलेज दे दी। प्रिविलेज किस लेवल पे दे दी? कि हर हाल में लॉ एंड ऑर्डर को कंप्लीटली वन साइडेड बना दिया है। अब ऐसा नहीं है कि कोई जर्नल का है, कोई इसका SC ST का है, तो यहाँ पे बुरा मानने वाला कोई वो नहीं है। सीधी सिंपल सी बात है। डेफिनेटली हम एक्सेप्ट करते हैं, आज भी इंडिया में सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन है, डेफिनेटली है।
बट इसका मतलब ये नहीं कि आप डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे इस तरीके के कानून, इस तरीके के लॉ एंड ऑर्डर बना दो जिससे कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा आउटरेज देखने को मिले, बहुत ज्यादा विवाद देखने को मिले। आप डेफिनेटली दूसरे लोगों को अधिकार दो, पर किसी दूसरे के अधिकार छीन कर मत दो। भाई सीधी सिंपल सी बात है, अगर मान लो आपकी क्लास में, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में एक पर्सन है जिसका नाम है, क्या नाम है, प्राची ठाकुर, ठीक है, एक प्राची ठाकुर है और एक है आयुष आपकी क्लास में। आयुष, मैंने सोचा मैं सोचूं नहीं, मैं सिर्फ लड़कियों को सपोर्ट करूंगा, आई एम ए फेमिनिस्ट, तो क्या मैं आयुष के सारे राइट्स छीन कर आयुषी को दे सकता हूं? नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। दे सकता हूं? नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल ऐसा ही अगर मान लो मैं दूसरी तरफ कर दूं, आयुषी को बोलूं नहीं तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम प्राची कहीं पर भी नहीं जा सकती, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लड़के ही बाहर जा सकते हैं, लड़कों को ही नौकरी करने का अधिकार है, लड़के ही केवल पढ़ लिख सकते हैं, तुम केवल इतनी क्लास तक पढ़ लो उसके बाद तुम्हारी शादी करवाई जाएगी। क्या वो चीज सही है? नहीं है। क्या चीज हमको चाहिए? हमको चाहिए सर इक्वालिटी। उस लड़के को जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे हमको पढ़ाया जाए, जितने अधिकार उसको हैं वैसे ही उसको भी दिए जाए, बराबर चाहिए, हमको इक्वालिटी चाहिए। बट इक्वालिटी के हो सकता है मे बी कुछ अधिकार प्राची को हम लोग थोड़े से ज्यादा दे दें। क्यों देते थोड़े से ज्यादा? इसलिए ज्यादा दे दें ताकि प्राची ने जो बैकवर्डनेस अभी तक फेस की है, प्राची ने जो डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में फेस किया है, प्राची उस डिस्क्रिमिनेशन से बाहर आ सके, ठीक है, वो आयुष के लेवल को मैच कर सके। क्या कर सके? आयुष के लेवल को मैच कर सके, है ना। हम ये चीज करेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम आयुष के सारे राइट्स ही खत्म कर दें, आयुष को बिल्कुल ही एकदम जीरो पर ले आए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको किसी भी पर्सन को अगर आगे लाना है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे वाले का पैर पकड़ के नीचे खींचोगे। आप जब रेस करते हो तो क्या रेस कैसे करते हो? रेस कैसे करते हो? एक साथ एक लाइन से सब लोग शुरू करते हो। क्या ऐसा हुआ है? क्या ऐसा हुआ है कि नहीं यार इसको जिताना है तो एक काम करो, इसके पैर पकड़ के पीछे खींच लो, एक काम करो इसे कांटे वाले जूते पहनाओ और इसे अच्छे वाले जूते पहनाओ। ऐसा हुआ है कभी? ये नंगे पैर भागेगा और इसको रीबॉक के जूते पहनाओ, ऐसा होता है कभी? नहीं होता, ठीक है। तो डेफिनेटली हाँ, जिसके पास जूते नहीं है हमने उसको भी जूते दे दिए, है ना, जिसके पास कपड़े नहीं है उसको भी कपड़े दे दिए, जिसके पास अच्छी प्रैक्टिस के लिए किताबें नहीं है उसको किताबें दे दी, जिसके पास पढ़ने के लिए स्कूल नहीं था उसको स्कूल तक पहुंचा दिया, ठीक है। तो ये चीज कर सकते हैं, इसको हम लोग इक्वालिटी बोलेंगे। इट डजंट मीन कि आप सामने वाले को एक काम करो इसके पैर पीछे खींचो, इसको नीचे गिरा दो, ऐसा नहीं कर सकते। तो यूजीसी ग्रांट कमीशन में भी काफी हद तक कुछ ऐसा ही है। ये बोला गया है कि अगर कोई भी कंप्लेंट होती है, किसी भी तरह का कुछ भी होता है, अगर इनकेस वो बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड है, SC ST कम्युनिटी से किसी से भी रिलेटेड है, तो उसके ऊपर तुरंत कमेटी बन जाएगी, तुरंत एक्शन होगा, सारी चीजें। बट सेम अगर कोई जनरल पर्सन यहाँ पर कुछ ऐसा रेज करता है, क्वेश्चन रेज करता है, तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। एक्शन लेना भी है नहीं भी लेना है वो भी डिसाइड किया जाएगा, मे भी हो सकता है उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। तो इसको लेकर बहुत ज्यादा आउटरीच यहां पर देखने को मिल रहा था, बहुत ज्यादा आउटरीच देखने को मिल रहा था। एंड उसी चीज को लेकर यहां पर अभी बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है। अब यहां पे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बहुत सारे क्लॉजेज हैं जो अभी डिस्कशन के लिए हैं। बट आप लोग प्लीज बात मानो, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हमारे लिए हो जाएगा अगर हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो आई विश कि आप लोग इस बात को समझोगे। आपके पास टाइम बहुत कम है, एक अंडरस्टैंडिंग जो आपको देनी थी वो मैं दे चुका हूं, उससे ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको जो जानना होगा वो करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज जरूरी होगी वो टाइम आने पर मैं आपको बता दूंगा। बट फिलहाल इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इतना डीप इसमें उतरो, इतना डीप जानने की कोशिश करो। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप ऐसे समझ लो कि हाँ, लॉ में कुछ कमियां हैं जिनको इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है, जिनको इंप्रूव किया जा सकता है। गवर्नमेंट यहां पे कह रही है कि भाई ये हमारा काम नहीं है, ये तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का है, ठीक है, यूजीसी का काम है, वो संभालेगी। तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट के हाथ में पावर है, गवर्नमेंट चाहे तो यहां पर इसके बारे में बोल सकती है। बट अब कोई भी, ना तो गवर्नमेंट बोल रही है ना ही अपोजिशन में कोई बोल रहा है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि किसी भी एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी ने अगर कमेंट किया तो उसके वोट बैंक के ऊपर क्या पड़ेगा? नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। आप लोगों को कई बार लगता होगा कि लोकेश सर इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लोकेश सर इसको सपोर्ट करते हैं, नहीं इसको नहीं, इसको करते हैं, ए को नहीं बी को करते हैं, बी को नहीं सी को करते हैं, सी को नहीं ए को करते हैं। कई बार आपको ये लगता होगा, जबकि ऐसा नहीं है सर। आई हैव अ कंप्लीट माइंडसेट ऑफ द नेशनलिस्ट। मैं केवल एक देश के हिसाब से सोचता हूँ
एंड फिर चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट करे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करे, अगर कोई चीज गलत है तो गलत है। एट दैट टाइम आप लोग खुद सोचिए, कोई भी एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, ए बी सी, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, ए बी सी डी, कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी इसके ऊपर एक भी सिंगल कमेंट नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि सबको लगता है अगर हमने कमेंट कर दिया तो हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा, नेक्स्ट टाइम हमें इलेक्शन में वोट नहीं मिल पाएंगे, ये चीज होगी। एंड यही रीजन है एक भी सिंगल पार्टी कमेंट नहीं कर रही, एक भी पॉलिटिकल पर्सन, पॉलिटिकल लीडर कमेंट नहीं कर रहा। जो छुटपुट कमेंट कर रहे हैं वो क्या, ट्विटर पे कुछ लिख दिया, बट ओपनली आकर कोई नहीं बोल रहा, जैसे बाकी चीजों के लिए बोलते हैं। जैसे शोर मच रहा था अभी वोट चोरी या किसी और चीज का शोर मच रहा था, है ना, इस तरह की कोई भी सिंगल चीज नहीं हो रही इस टाइम पे, जबकि बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे आपको आउटरीच देखने को मिल रहा है। अब लॉजिकली समझो कि फिलहाल अभी आपके लिए जरूरी नहीं है, जितना जानना था वो मैंने आपको बता दिया। अब फाइनली ध्यान देते हैं अपनी पढ़ाई पर। तो हमको पता चलता है सेंसस ऑफ इंडिया 2027 की शुरुआत की जा रही है। फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस यहां पे अनाउंस किया गया है। अगर सेंसस के बारे में बात करें तो एक सिंक्रोनाइज्ड वे में, किसके, एक सिंक्रोनाइज्ड वे में क्या, काउंटिंग करना लोगों की। और सबसे बड़ी बात, सेंसस की इंफॉर्मेशन हमको कई सारे हिस्टोरिकल बुक से भी मिलती है। इवन अगर कभी आप लोगों ने चाणक्य के अर्थशास्त्र बुक के बारे में पढ़ा है या सुना है, तो उस किताब में भी हमको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि उस टाइम पीरियड पे भी सेंसस होता था, लोगों की काउंटिंग होती थी, राज्य में कितने लोग निवास कर रहे हैं इसके बारे में पता चलता था। तो क्या किया जा रहा है, एक सिंक्रोनाइज्ड वे में सेंसस यहां पे किया जा रहा है। ठीक है, कब से शुरुआत की गई थी? 1881 से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इससे पहले 1872 में हो चुका था, बट 1872 में जो हुआ था वो सिंक्रोनाइज्ड वे में नहीं था, वो एक रफ आइडिया था। क्या था? एक रफ आइडिया था ढाका और बंगाल के रीजन में। तो सिंक्रोनाइज्ड वे में इसे किया गया, आगे चलकर क्या किया गया, आगे चलकर किया गया था। करने के पीछे रीजन क्या था? ताकि यह पता चल सके कि कितने भारतीय या कितने इंडियंस इंडिया में रह रहे हैं। ठीक है, उनकी काउंटिंग की जा सके, उनके हिसाब से पॉलिसीज बनाई जा सके। ठीक है, उसके हिसाब से चीजें की जा सके सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। वेल, इतनी बात आपको समझ में आ गई। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया ने सेंसस एक्ट 1948 बनाया। इस 1948 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट का यह काम होगा कि वो सेंसस करवाएगी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट में भी किसका काम होगा, यह चीज आपको पता होनी जरूरी है। ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे कोई पूछे तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। होम मिनिस्ट्री इसके लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। वो इस चीज का ध्यान देती है कि सेंसस कैसे करवाया जाएगा, कब करवाया जाएगा, क्या उसकी टाइमिंग होगी, ये सब चीजें कौन करेगा, होम मिनिस्ट्री डिसाइड करती है। कौन डिसाइड करता है? होम मिनिस्ट्री डिसाइड करती है। तो आई विश यहां पे बात समझ में आई होगी। एंड ईच एंड एवरीवन प्लीज एक चीज का ध्यान रखना यार, ये डाउट सेशन की जगह पर आप लोग सामने डाउट पूछोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे ही टॉपिक खत्म होगा मैं आप लोगों को डाउट ओपन करूंगा, तब आप लोग वहां पे डाउट पूछना, ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स मैं यहीं पर क्लास में खत्म कर सकूं। ठीक है, एक सेकेंड यार, ये क्यों हो रहा है? हाँ भाई, ठीक है। तो अभी एट प्रेजेंट जो बजट इसके लिए दिया गया वो कितना दिया गया, 11,718 करोड़। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस बार का जो सेंसस होगा उसमें कास्ट सेंसस भी करवाया जाएगा। ठीक है, सेंसस 2027 अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कास्ट सेंसस भी करवाया जा रहा है। एंड इस बार का जो सेंसस होगा वो फुल्ली डिजिटल सेंसस होगा। कैसा होगा? फुल्ली डिजिटल सेंसस होगा ऑन मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉयड एंड आईओएस। तो आपके पास जो लोग आएंगे वो कंप्लीट डिजिटल टैब लेकर आएंगे, एंड उसी में पूरे के पूरे डेटा को, पूरी पूरी चीजों को क्या किया जाएगा, डाला जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट ये सेंसस आपका होने वाला है। ठीक है, तो तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि 2027 में हो रहा है। चौथी दूसरी चीज ये कि इस बार कास्ट सेंसस भी हो रहा है। एंड तीसरी चीज ये कि एक कंप्लीटली डिजिटल सेंसस है। कैसा सेंसस है? डिजिटल सेंसस है। बात समझ में यहाँ पे? हाँ है ना, क्लियर है? चलो,
ठीक है। अब सेंसस का जो कमिश्नर, सेंसस कमिश्नर या फिर रजिस्ट्रार जनरल इसको बोला जाता है, एट प्रेजेंट कौन है? प्रेजेंट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। हाँ भाई, कौन है? श्री मृत्युंजय कुमार जी। ठीक है, ध्यान रखना ये बात, कई बार आपसे पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कब से शुरू हुआ था बेटा? 1881, अभी जो आपको बता रहा था मैं, 1881, एंड अभी 2027 में शुरू हो रहा है, तो 2026 के अराउंड इसको शुरू कर दिया जाएगा फर्स्ट फेज। ठीक है, ये अभी 2026 में शुरू होगा, फिर एक सेकंड फेज आएगा जो आगे चलकर होगा, एंड थर्ड फेज, एंड 2027 मार्च तक इसे कंप्लीट करने की पूरी कोशिश है। हाँ, इसीलिए तो इसमें इतना खर्चा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसे 3 फेजेस में वैसे डिवाइड किया गया, मैं आपको बता दूं कितने 3 फेजेस में डिवाइड किया गया। ऐप का हमसे कोई लेना देना नहीं है, वो गवर्नमेंट का अपना पोर्टल होगा, सेंसस कमिश्नरेट की जो वेबसाइट होगी उस पर होगा। ठीक है, उसका ऐप का हमसे कोई लेना देना नहीं, हम लोग उस ऐप में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, किस मंथ से शुरू होगा बेटा? ये न्यू फाइनेंशियल ईयर से शुरू होगा, मतलब कि अप्रैल से शुरू होगा। ठीक है, अविनाश बादल, बेटा इतना खर्चा सेंसस में करना जरूरी होता है? अब तुम लोग कहोगे सर सेंसस में इतना खर्चा क्यों होगा, क्या जरूरत है? इसमें हम लोग रॉकेट बना सकते हैं, टैंक बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सुनो ध्यान से, अगर हम नहीं करेंगे सेंसस पे खर्चा, तो फिर हमें पता कैसे चलेगा हमारे देश की एक्चुअल आबादी कितनी है, किस एरिया में कितनी कम पॉपुलेशन है, किस एरिया में कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है। उसके हिसाब से हम कैसे डिसाइड करेंगे कहां पर कौन सी पॉलिसीज बनानी चाहिए, किस हिसाब से हमको वहां पर गवर्नमेंट को बजट एलोकेट करना चाहिए, यह चीज जरूरी होती है, समझे? देखो, अब कास्ट इंक्लूड करने के पीछे 2 रीजन है। सबसे बड़ा रीजन पॉलिटिकल पार्टीज का है। ये पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा नहीं नहीं, हमें कास्ट का डेटा चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि हम लोग कास्ट के नाम पर क्या कर सकें, वोट विदेश से मांग सके। हर जगह पर कास्ट का अपना अलग अलग फेरबदल है। ठीक है, उस हिसाब से क्या होगा, वोट मांगा जाएगा। यार इधर ये वाली कास्ट है तो यहां पे अपना ये वाला पर्सन खड़ा करते हैं, यहां पे इस कास्ट का वोट मिल जाएगा, यहां पे इस कास्ट का वोट मिल जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे सोच रही है। गवर्नमेंट कैसे सोच रही है? गवर्नमेंट ये सोच रही है कास्ट बेस अगर हमारे पास सेंसस होगा तो उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उन लोगों को आइडेंटिफाई करने में जो बेचारे अभी भी गरीब हैं, जो बेचारे अभी भी पिछड़े हुए हैं, ताकि उनको हम लोग बेनिफिट दे सकें। जो लोग बेटर कंडीशन में आ चुके हैं उनको हटाया जा सके। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट, और सोचो इंडिया में कितने लोगों इलीगल इमिग्रेंट्स, कितने लोग इलीगली इंडिया में आ जाते हैं, उनको भी तो हटाना है। सेंसस के थ्रू ही तो पता चलेगा कितने और लोग हैं। एसआईआर ने कर दिया अपना काम, एसआईआर के साथ साथ यहां पर भी हो जाएगा काम। ठीक है, फिर आता है प्रवासी भारतीय दिवस 2026। क्या कहता है हमसे प्रवासी भारतीय दिवस? चैट बंद। प्रवासी भारतीय दिवस क्या हुआ था? देखो सीधी सिंपल सी बात हुई थी। एक दिन था 15 जनवरी 1915, 1915। इस दिन जब वो इंडिया वापस आए ना, तो उन्होंने बोला ओहो इंडिया में बहुत दिक्कतें हैं, मैं सारी की सारी समस्याएं हल करूंगा, मैं पूरे इंडिया का भ्रमण करूंगा। तो पहले प्रवासी थे, अब इंडिया में आ गए वापस। तो उसी तारीख से क्या प्रवासी भारतीय दिवस हम लोगों ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। सॉरी 9 तारीख, हो जाता गड़बड़ थोड़ा बहुत।
ठीक है, तो तब से हमने क्या कर दिया, प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। कब से? 9 जनवरी से। कब से? 9 जनवरी से। ठीक है, तो 18 हुआ था हमारा कब? 2025 में। अब 19 जो होगा वो कब होगा? 2027 में होगा। क्या होगा? 2027 में होगा। ठीक है, पहले क्या हो रहा था? हर साल कराया जा रहा था, बट हर साल करने का ना इंपैक्ट नहीं दिख रहा था। गवर्नमेंट ने बोला नहीं यार, अगर हर साल करेंगे ना तो वैल्यू कहीं ना कहीं कम हो जाएगी इसकी। एक काम करते हैं, इसे हर 2 साल में अल्टरनेटिव वे में करवाएंगे तो उसका एक बेटर इंपैक्ट पड़ेगा। अदरवाइज हर साल करवाएंगे तो प्रवासी भारतीय दिवस के लिए कितने लोग आएंगे? लोगों को लगेगा अरे यार ये तो रोज इंडिया करता है, हर साल होता है, हर साल इस टाइम पे करवाते हैं। गवर्नमेंट ने बोला नहीं। दूसरा, फिर अगर इस तरह का कोई समारोह करवाना है, कुछ भी करवाना है, तो उसमें क्या खर्चा भी बहुत सारा होता है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट ने बोला अब 2 साल में एक बार होगा। इंपॉर्टेंट था, अच्छा था, जरूरी था बहुत। ठीक है, एंड पहले क्या होता था? पहले हर बार दिल्ली में होता था, हर बार दिल्ली में होता था। गवर्नमेंट ने बोला नहीं, अब क्या होगा? अब हर बार अलग अलग जगह पर होगा, अलग अलग एरियाज में होगा। जैसे अगर आप नोटिस करो, पहले जब इंडियन आर्मी डे मनाते थे तो इंडियन आर्मी डे के टाइम पे जो परेड होती थी वो हमेशा और हमेशा आपको कहां पर देखने को मिलती थी? दिल्ली में देखने को मिलती थी। गवर्नमेंट ने बोला नहीं भाई, अब से ऐसा नहीं होगा। अब से परेड का जो एरिया वो बदला जाएगा। इंडियन आर्मी की जो परेड होगी वो हर बार अलग अलग एरियाज में, अलग अलग जोन में होगी। जैसे इस बार जयपुर में हुई थी। अब इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है? इससे कहीं ना कहीं कल्चरली हम लोग जुड़ते हैं। ठीक है, लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। बात समझ में आई? ये सारे इंपैक्ट पड़ते हैं, बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। एंड गवर्नमेंट ने भी इस चीज को आइडेंटिफाई किया, यार ये चीज जरूरी तो है ना। बात समझ में आई? ठीक है, बात समझ में आई? चलो, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या? इसका इंपॉर्टेंस पूरा कौन है? इंडियन डायस्पोरा वो लोग हैं जो हैं तो मूल रूप से इंडियन है, बट इंडिया में नहीं रहते। कहां पे रहते हैं? किसी अदर कंट्री में रहते हैं, है ना, किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? इंडियन डायस्पोरा से जोड़ते हैं। जैसे आप लोग भारत में रहते हो, भारत के निवासियों के रूप में रहते हो, कोई बात नहीं, तो आप इंडियन हो। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं किसी और जगह पर रहता हूं, किसी दूसरे देश में रह रहा हूं, पर हूं इंडियन। अब मैं परमानेंट वहां पे रहने लगा तो बात अलग है। मेरे माता पिता वहां पे लेकर चले गए थे मुझे, बात अलग है। मेरे माता पिता ने मुझे जन्म ही दूसरे देश में दिया है, बात अलग है। पर मूल रूप से तो मैं इंडियन हूं। तो कहीं ना कहीं मेरा झुकाव, मेरा एक आदर्श मेरे लिए कौन रहेगा? मेरा देश रहेगा, मेरी मातृभूमि रहेगी। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन तो रहेगा कि जाऊं मैं अपने पूर्वजों की उस मिट्टी में जाकर अपना मस्तक रख कर आऊं, है ना। तो इंडियंस को वापस से अपनी मातृभूमि पर अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया गया था? इस चीज को शुरू किया गया था। तो इंडियन डायस्पोरा आपको समझ में आ गया क्या है इंडियन डायस्पोरा? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन डायस्पोरा आज के टाइम पीरियड में। खैर, हुआ क्यों था शुरू, ये आपको पता चलेगा। साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। ठीक है, 2003 से इसकी शुरुआत की गई थी। इसे करवाता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर करवाता है। कौन करवाता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर करवाता है। ठीक है, अब अगर आज के टाइम पीरियड पे हम लोग बात करें, तो टॉप 5 कंट्रीज जहां पे इंडियन डायस्पोरा सबसे बड़ा है, सबसे स्ट्रांग है ना, सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रांग है। ठीक है, कहां कहां पर? सबसे पहले यूएसए, उसके बाद यूएई, उसके बाद मलेशिया, उसके बाद कनाडा, उसके बाद सऊदी अरब। आप कहोगे सर सीरियसली, क्या सच में ये बात सच है? यस, आप लिटरली हैरान रह जाओगे। आपको लग रहा होगा ना कि सर अभी अमेरिका इतना सब कुछ ऊट पटांग चीजें कर रहा है, फालतू के काम कर रहा है, हमारे ऊपर क्यों सर इतना इंपैक्ट पड़ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? इसीलिए तो हो रहा है क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा है वहां पे भाई, इतना स्ट्रॉन्ग। करीब करीब 5.5 करोड़ लोग रहते हैं, 5.5 करोड़ इंडियंस रहते हैं, इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में, सोच रहे हो। और होता क्या है, ये जो लोग यहां पे रह रहे हैं, ये लोग यहां से पैसा भी तो इंडिया में भेजते हैं। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ रह रहे हैं, नहीं, वहां पे रह रहे हैं तो वहां से पैसा भी भेजते हैं इंडिया, और भी चीजें करते हैं। तो इंडिया को क्या होता है? बेनिफिट होता है भाई। एक तरह से देखा जाए तो विदेशी करेंसी इंडिया में आ रही है, कुछ और नहीं हो रहा है। ठीक है, यूएई
ऑलमोस्ट अगर आप यूएई जाओगे तो हर दूसरा आदमी आपको इंडियन मिलेगा, हर दूसरा आदमी इंडियन है। मलेशिया जाओ, ठीक है, कनाडा जाओ, कनाडा में तो एक सेकंड लैंग्वेज पंजाबी हो गई है। कैनेडियंस भी इंग्लिश के साथ साथ बेचारे पंजाबी भी सीखते हैं। अस्सी तुस्सी मुस्सी, ओ जी यस जी, हाँ जी नो जी, लिटरली एट प्रेजेंट कनाडा का ये हाल है भाई। कनाडा इज नो मोर कनाडा, इट्स अ मिनी पंजाब। समझ में आई बात? सऊदी अरब, डेफिनेटली अब सऊदी एंड यूएई की तो कंप्लीट कंडीशन इंडियंस, सर कंप्लीट इंडियंस। और वहां से क्या कर रहे हैं लोग, पैसा भेज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। फिर आता है एक पंखुड़ी पोर्टल, यार शिट ये वाला, इसकी इमेज कहां चली गई। एक आता है पंखुड़ी पोर्टल, अरे चल जा पंखुड़ी, चल भाई, चल जा चल जा, अरे चल। क्या आता है, पंखुड़ी पोर्टल आता है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू इसको शुरू किया गया। अब वैसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ यहां पर एक टर्म आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप में से कितने लोगों को पता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? बड़ी सीधी सिंपल सी बात होती है। बड़ी सीधी सिंपल सी बात होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीधी सिंपल सी प्यारी सी बात ये होती है कि भाई जो कंपनियां होती हैं, जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, अच्छा सॉरी मैं ज्यादा बोल गया, अच्छा ठीक है। यूजीसी क्या होता है भाई, बता तो दिया और कितनी बार बताऊं, यूजीसी क्या होता है? अरे हाँ ठीक है यार, वो हो गया गलती से 5 करोड़ हो गया यार। $54 लाख, सॉरी माय मिस्टेक, हो जाता है कभी कभी, स्लिप ऑफ टंग। ठीक है, तो क्या है ये, जो कॉर्पोरेट फर्म्स होती हैं, कंपनियां होती हैं, है ना, जो कॉर्पोरेट कंपनियां होती हैं, इनको एक टास्क दिया जाता है कि आप अपने रेवेन्यू का, आप अपने रेवेन्यू का आप अपने रेवेन्यू का एक पर्टिकुलर परसेंटेज क्या करोगे, सोसाइटी के ऊपर खर्च करोगे। किसके ऊपर खर्च करोगे? सोसाइटी के ऊपर। एंड इसी को सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला गया। एक तरह से बोलोगे सोशल कॉजेस के लिए, सोसाइटी मतलब कि सोशल कॉजेस, है ना, फीमेल्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए, कैंसर के लिए, ठीक है, इन सब के लिए। ठीक है, बात समझ आई? हाँ भाई, क्लियर है, चलो। तो इसके लिए क्या किया गया, एक पार्टनरशिप डिजिटल पोर्टल बनाया गया। अभी तक ऐसा कोई डिजिटल पोर्टल नहीं था, तो कौन सी कंपनी कहां पे खर्च कर रही है हमें कुछ पता नहीं चलता था, है ना, ठीक है, हमें कुछ पता नहीं चलता था। हमें पता ही नहीं चलता था कि कंपनियां सच में कोई काम कर भी रही हैं या नहीं कर रही हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पोर्टल बना दिया। अब इस पोर्टल का इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इस पोर्टल का सबसे बड़ा इंपैक्ट ये पड़ेगा, इस पोर्टल का सबसे बड़ा इंपैक्ट ये पड़ेगा कि इस पोर्टल के थ्रू कंपनियां क्या कर सकती हैं, वो पैसा सही जगह पर पहुंचा सकती हैं। ठीक है, सही जगह पर पहुंचाएंगे, और जब वो सही जगह पर पहुंचेगा तो उससे क्या होगा,
प्रॉपर जो फोकस जगह वहां पर जाएगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी डेवलप होगी, एक प्रॉपर स्टेक होल्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना। एंड महिलाओं और बच्चों के डेवलपमेंट के लिए जो पैसा जाना चाहिए वो डायरेक्टली उन तक पहुंच पाएगा। इस इनिशिएटिव का सबसे बड़ा फायदा महिलाओं और बच्चों को मिल पाएगा। आई होप तुम लोग सब लोगों को बात समझ में आई होगी, यस और नो। सीधी सिंपल सी बात थी, ज्यादा कुछ यहां पे जानने के लिए था भी नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। एक और है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट इंडेक्स। कौन इसे देता है? यूनाइटेड नेशन। कौन? यूनाइटेड नेशन। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2026 क्या किया है? प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ को दिखाया इंडिया की। क्या? प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ दिखाई है। कितनी? 6.6% इन 2026। 6.6% इन 2026 फ्रॉम 7.4 ऑफ 2025। अब आप कहोगे सर इसका मतलब तो हमारी प्रोजेक्टेड ग्रोथ तो कम हुई है, कम लग रही है ना तुम्हें? क्यों हुई है कम? क्या इंडिया के ऊपर इंपैक्ट पड़ा है? डेफिनेटली पड़ा है। किसका पड़ा है? यूएसए के टैरिफ का। किसका? यूएस के टैरिफ का इंपैक्ट पड़ा है। क्या उतना इंपैक्ट पड़ा जितना पड़ना चाहिए था? नहीं सर। क्या उतना पड़ना चाहिए था जितना पड़ा? नहीं सर। हम लोगों ने काफी हद तक क्या किया? उसे बैलेंस कर लिया, काफी हद तक बचा लिया। बट यस, डेफिनेटली इसका इंपैक्ट तो हमारे ऊपर पड़ा है। इसका इंपैक्ट तो हमारे ऊपर पड़ा है, ठीक है। पर यूएस जितना टैरिफ का इंपैक्ट डालना चाहता था उतना इंपैक्ट नहीं डाल पाया, उतना इंपैक्ट नहीं डाल पाया। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि सर ऐसा क्या रीजन था? अब यहां पर दो क्वेश्चंस आते हैं तुम लोगों के। पहला क्वेश्चन यह आएगा कि सर क्या रीजन था कि इंडिया यूएसए के साथ डील नहीं कर रहा? देखो, यूएसए को एक सीधी सिंगल चीज चाहिए और वो चाहिए इंडियन मार्केट का एक्सेस, और सबसे बड़ी चीज इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर का एक्सेस। अब मैं तुम्हें यहां पे बताता हूं, यूएसए के एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बहुत बड़ा लूप होल है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप कहोगे सर क्या है ऐसा? वो एक बात यह है कि यूएस में जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स आर नो मोर एनिमल्स, दे आर कंप्लीट हाइब्रिड। ये सब के सब क्या है? एक तरह से हाइब्रिड हो चुके हैं अमेरिका में खास तौर से। आप कहोगे सर हाइब्रिड से क्या मतलब है? सर हाइब्रिड से मतलब ये मैक्सिमम जो एनिमल्स हैं उनको हाई लेवल ऑफ मेडिसिन दी जा रही हैं ताकि उनका प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, ये सब चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए, ठीक है। जो अनाज के लिए जो बीज इस्तेमाल किया जा रहा है वो बहुत ज्यादा हाइब्रिड बीज है। इतना हाइब्रिड है कि उससे सिर्फ और सिर्फ आप केवल फसल पैदा कर सकते हो। जैसे हम लोग क्या करते हैं, गेहूं से गेहूं उगा लेते हैं, होता है ना। गेहूं की एक बोरी बचा के रखेंगे, अगले साल इसी से गेहूं उगा लेंगे, है ना। होता है ना, होता है नहीं होता, है ना। धान से धान उगा लेते हैं, होता है ना। बाजरे से बाजरा उगा सकते हैं। हम लोग बीजों को इस्तेमाल करते हैं, है ना, उन सीड्स को वापस से इस्तेमाल करते हैं। यहां पे समस्या क्या है? यहां पे सबसे बड़ी समस्या ही यही है सर, यहां पे सबसे बड़ी समस्या ही यही है। समझे कि यूएस क्या करता है, इतना ज्यादा हैवी इंटेंसिव प्रोटीन और ये सब चीजें देता है। अब जैसे गाय में मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, अब देखो मिल्क प्रोडक्शन कैसे बढ़ता है किसी चीज में? फैट, जो भी एनिमल फैट ज्यादा यूज करेगा उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, गाय भैंस को क्या खिला रहे हैं? चारा खिला रहे हैं, पेड़ पौधे से काट के खिला रहे हैं, पत्तियां खिला रहे हैं, अच्छी चीजें खिला रहे हैं। अमेरिका में क्या किया जा रहा है? अमेरिका में गाय भैंसों को भी एनिमल्स की जो मीट होता है, चर्बी होती है, वो निकालकर मिलाकर दी जाती है खाने में, सो दैट कि उनकी फैट वैल्यू बढ़ जाए। फैट वैल्यू बढ़ जाएगी तो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, मिल्क अच्छा आएगा, गाढ़ा मिल्क आएगा, मार्केट में अच्छा बिकेगा। बट एक्चुअल में क्या वो सही है हमारे लिए? नहीं सर। रिलीजियस लेवल पे भी देखोगे तो भी गलत है और वैसे भी गलत है, ठीक है। अब चलो यहां तक तो सीरियस बातें समझ में आ गई। हमने क्यों एक्सेस नहीं दिया उस अमेरिका को? अमेरिका ने हमारे ऊपर उसके बाद टैरिफ लगा दिए, ठीक है।
अब उसके बाद इंडियन रुपी नीचे आ गया, इंडिया में लोग छाती पीटने लगे, अरे यार इंडियन रुपी नीचे आ गया, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे। अब लॉजिकली सोचो, अगर मान लो तुम्हारे पास एक दुकान है, यू हैव अ शॉप, आपके पास एक दुकान है, ठीक है, आपकी दुकान में एक पर्टिकुलर कॉलोनी से बहुत सारे लोग आते थे सामान लेने के लिए, कॉलोनी ए से बहुत सारे लोग आते थे सामान लेने के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, आपकी कॉलोनी ए के कुछ लोगों से लड़ाई हो गई, तो कॉलोनी ए के लोगों ने बोला अब से हम इस वाली दुकान से राशन नहीं लेंगे, वी विल बाइकॉट, ठीक है। इस शॉप का नाम है अविनाश शॉप, अविनाश किराना स्टोर या अविनाश परचून की दुकान। ऐसी होता है ना, परचून की दुकान और किराना स्टोर्स। तो अविनाश की जो किराना स्टोर है, अब अविनाश की लड़ाई हो गई एक कॉलोनी में रहने वाले लोगों से। एक कॉलोनी वालों ने बोला यार अविनाश हमारा साथ तो देता नहीं है, अविनाश ने पिछले साल जगराते का चंदा भी नहीं दिया था, अविनाश ने पिछले साल जब हम लोग यहाँ पर साफ सफाई करवा रहे थे तो उस टाइम पे भी चंदा नहीं दिया था, ऊपर से अविनाश कभी हमारे साथ आता नहीं, हर बार बहाना मार देता है जी मेरी दुकान का टाइम हो रहा है मैं नहीं आ रहा। तो आज से हम लोग अविनाश की दुकान पे जाना बंद कर देंगे, अविनाश की दुकान से सामान खरीदना बंद कर देंगे। अब अविनाश क्या करेगा, अविनाश देखेगा मेरी दुकान में कोई आ नहीं रहा है, तो क्या करूं, एक काम करता हूं बी कॉलोनी वाले लोगों से कांटेक्ट बनाता हूं। अब अविनाश करेगा सेल सेल सेल, अविनाश ने यहां पे लगा दी सेल, आ जाओ महंगे का दाम सस्ते में, है ना, 100 का मात्र 80, 80 का मात्र कितना 60, 60 का मात्र 40, 40 का मात्र 20 और 20 का माल केवल और केवल 2 रुपए में, आओ और ले जाओ, लूट लो लूट लो। अविनाश ने आकर काम शुरू कर दिया। अब जैसे अविनाश ने काम शुरू किया, ए वाले तो आएंगे नहीं क्योंकि इनसे तो होगी लड़ाई, बी वाले क्या करेंगे, यार सस्ता मिल रहा है चलो चलते हैं, बी वाले क्या करेंगे वहां पे जाकर लेंगे। बट अविनाश को लगेगा कि हाँ यार अब सब लोग मेरी दुकान में आने लगे, अब धीरे धीरे सेल कम करता हूं। अविनाश ने क्या किया, पहले जहां पर सेल में 50% ऑफ था, अब अविनाश ने क्या कर दिया, अब ये 50% की जगह पर कितना कर दिया, 30% कर दिया, फिर 30 से कितना कर दिया, 20% कर दिया, फिर 20 से कितना कर दिया, 10% कर दिया। और आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर अविनाश अपना पूरा का पूरा जो सेल है वो बंद कर देगा। बोलेगा भाई साहब तो महंगा यार ये यार, समझो यार उस टाइम में अब टाइम में फर्क है यार, पर फिर भी आप हमारे वाले हो यार, अपने आदमी हो, कोई बात नहीं हम आपको इतना दे देंगे, है ना, होगा ना। तो अब क्या किया, अविनाश ने धीरे धीरे अपनी वैल्यू को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया। डेफिनेटली अब अविनाश की जगह पर करो इंडिया को, इंडिया की मनी की वैल्यू नीचे हो गई, कोई बात नहीं, इंडिया ने क्या किया, वर्ल्ड के अदर कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाए। अभी अफ्रीका में कई सारे देशों के साथ किया, यूएई के साथ अभी डील साइन की, ठीक है, न्यूजीलैंड के साथ साइन की थी अभी कुछ टाइम पहले, और अभी ईयू के साथ हो रही है, मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है, ईयू के साथ भी साइन हो रहा है ना, देखा ना आप लोगों ने अभी पूरा का पूरा, मैंने अभी शेयर भी किया ग्रुप में, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने अभी टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर भी किया, अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले शेयर किया, जस्ट पढ़ लो जाकर, पूरा का पूरा लिखा हुआ है उसमें। क्या कर रहे हैं अब इंडिया, सबसे पहले सबको आदत डलवाएगा, आ जाओ मैं दूंगा मैं दूंगा मैं दूंगा, सारा सामान मेरे से मिल जाएगा, सब लोग इंडिया के पास आएंगे, इंडिया की सामान की आदत पड़ जाएगी, फिर इंडिया बोलेगा यार अब तो महंगाई बढ़ रही है भाई, थोड़ा सा पैसा बढ़ा दो। अब जो वैल्यू 80 या 100 रुपए में भी हो सकता है, इंडिया के जो करेंसी है उसकी वैल्यू अभी 95 की जगह 100 भी हो जाए, मे बी 105 110 तक भी चली जाए, पर ग्रेजुअली धीरे 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 इंप्रूव होना शुरू होगा। एंड आने वाले 1 से 2 साल 3 साल में वापस से रुपी जिस कंडीशन में आया था उसी कंडीशन में वापस आएगा, जाएगा 80 रुपए के आसपास, लिटरली। और ये बात सच है, हम भी वही काम कर रहे हैं, हम भी बनिया की दुकान बना रखा है हम लोगों ने, अभी कोई चिंता मत करो, सबको अपने पास ले आएंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे। चाइना ने क्या किया है, चाइना ने पूरी दुनिया को आदत डलवा दी चाइनीज प्रोडक्ट की। चाइना ने क्या किया, पूरी दुनिया को आदत डलवा दी कि पैसा उधार चाहिए तो हम देंगे। चाइना ने पूरी दुनिया को आदत डलवा दी, कोई भी काम होगा हमारी कंपनी करेगी। अब आज के टाइम पीरियड पूरी दुनिया चाइना के ऊपर डिपेंड है, पर चाइना की इंटेंशन गलत है, इंडिया की इंटेंशन कभी गलत नहीं रही। हमारा
वर्तमान, भविष्य और भूतकाल। कभी भी आप देख लो, हमने कभी भी गलत इंटेंशन से कोई काम नहीं किया। तो आई विश आपको आसान भाषा में ये चीज समझ में आ गई होगी, यस और नो, बस यस और नो, बस इतना बताना, ठीक है। चलो फाइनली बात करते हैं यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, क्योंकि यही जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करती है, इस रिपोर्ट को रिलीज करने का काम करती है। क्या करते हैं, इस रिपोर्ट को रिलीज करने का काम करती है। किस चीज को ये लोग एड्रेस करते हैं? हाँ भाई, अबे यार यही तो, क्या बताऊं मैं तुम्हें भाई, जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, तुम्हें रियलिटी बता रहा हूं, इकोनॉमिक्स बता रहा हूं, तुम्हें जियो पॉलिटिक्स बता रहा हूं जो काम करती है, जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं किसी का मैं। अगर जस्टिफिकेशन देना होता ना तो मैं ऐसी हजारों चीजें जो बात कर सकता था यहां पे। जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं, लॉजिक बता रहा हूं तुम्हें। हद्दी होती है भाई, क्या ही समझाए किसी को कोई। ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक, सबसे पहले क्या देखा जाता है, ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स देखे जाते हैं। अब आप खुद सोचो, एट प्रेजेंट आज के टाइम पीरियड में इंडिया में, बाकी दुनिया, चलो ठीक है हम सारी बातें एक तरफ करते हैं, ठीक है, ठीक है, सारी बातें हम लोग एक तरफ करते हैं। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, एट प्रेजेंट आज के टाइम पीरियड में वर्ल्ड के जितने कंट्रीज हैं, वर्ल्ड के जितने कंट्रीज हैं उनमें सबसे बेहतर परफॉर्म कौन सा देश कर रहा है? हाँ भाई, सबसे बेहतर कौन सा देश परफॉर्म कर रहा है? अपना वाला, ठीक है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड किसकी तरफ है? पूरी दुनिया किसमें ट्रेड, किसके साथ इन्वेस्ट करना चाहती है, किसके साथ करना चाहती है? मैक्सिमम कंट्रीज डील किसके साथ करना चाहती हैं, किसके साथ करना चाहती हैं? इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग दोनों को बैलेंस कौन सा देश कर रहा है इस वक्त? कौन सा देश कर रहा है? और ऐसा नहीं कि मैं कोई जानबूझ के बोल रहा हूं, ऐसा नहीं मैं जो जानबूझ के बोल रहा हूं, नहीं सर। आज के टाइम पीरियड में इंडिया के लिए कहा जाता है, इंडिया एट दैट टाइम गोल्डी लॉक कंडीशन में। इकोनॉमिक्स में गोल्डी लॉक क्या होता है? 100% देशराज सर ने तुम्हें बताया होगा, 100% बताया होगा। एट प्रेजेंट क्या है? गोल्डी लॉक इकोनॉमी की कंडीशन में, ठीक है। और फाइनेंशियल कंडीशन रिस्क धीरे धीरे लो करने की कोशिश कर रहा है कौन? इंडिया। इंडिया लिटरली आज के टाइम पीरियड में अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को इंप्रूव करने की कोशिश में, जो फाइनेंशियल रिस्क इंडिया में उनको भी कम करने की कोशिश कर रहा है। क्यों कर रहा है? ताकि हर किसी देश का भरोसा हमारे ऊपर हो। जितने ज्यादा लोगों का भरोसा हमारे ऊपर होगा उतना ज्यादा बेटर इंपैक्ट पड़ेगा। अरे वो गोल्डीलॉक अलग होता है, ये गोल्डीलॉक अलग है। गोल्डीलॉक वो कंडीशन होती है जहां पे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो, जहां पे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो, जीडीपी भी पॉजिटिव हो एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी, अनएम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन वो भी पॉजिटिव हो, ठीक है। क्या चीज? इन्फ्लेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट प्लस जीडीपी, ठीक है। ये तीनों चीजें क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव कंडीशन में होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव कंडीशन में होनी चाहिए, ठीक है। चलो बेटा देखो, अब यहीं पर आता है, यहीं पर आती है सारी बात। लगता तो ये भी नहीं था कि हम कभी अपने लिए कुछ कर पाएंगे, लगता तो ये भी है कि हम अपने लिए कुछ कर नहीं पाएंगे, इंडिया इतना ग्रो नहीं कर पाएगा, पर आज के टाइम पीरियड में कर रहा है ना। आप कितना ही कुछ भी बोलो, बट डेफिनेटली ये बात मानो कि हमारे देश में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है।
ठीक है, हमारे देश में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इंडिया में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इंडिया के यूथ को एक्चुअल में ये नहीं पता होता कि उसको करना क्या है। इसलिए इंडिया का यूथ बीटेक करता है और फिर बाद में जाकर एसएससी की तैयारी कर रहा होता है, सीडीएस की तैयारी कर रहा होता है। लिटरली इंडिया के यूथ को पता ही नहीं होता। एमबीबीएस करने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद सोचता है नहीं यार, एक काम करता हूं मैं आईएएस का एग्जाम दूंगा। अनफॉर्चुनेट है, हाँ या ना? सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर आता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? देखो भाई, बड़ी सीधी सिंपल सी बात है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस किया गया था वन सन वन ग्रिड के नाम पर। किसके नाम पर? वन सन वन ग्रिड। किसके नाम पे? वन सन वन ग्रिड के नाम पर किया गया था। ठीक है, क्लियर है यार? पता है यही सबसे बड़ी दिक्कत है। अब तुम लोगों को समझाओ ना तो तुम लोगों के पास एक्सक्यूज बहुत सारे हैं। तुम्हें किसी बात पे एग्री नहीं करना, तुम्हें अपने एक्सक्यूज साबित करने की, हाँ सर हम तो ये नहीं, सर हम ये मानेंगे। एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, हाउ इज इट पॉसिबल? क्या बीटेक की क्लास में तुमको बीटेक नहीं करवाई जाती? क्या एमबीबीएस की क्लास में तुमको एमबीबीएस नहीं करवाया जाता? क्या सी बात कर रहे हो यार तुम लोग? मतलब आई एम सो प्राउड कि मैंने एक सिंपल ग्रेजुएशन की और सिंपल ग्रेजुएशन करने के बाद भी आई एम डूइंग द बेस्ट थिंग। मैं बेस्ट थिंग कर रहा हूं। ठीक है, कैसी बात करते हो तुम लोग? लॉजिकली सोचो। अब बहुत सीधी सिंपल सी बात है, मतलब आप वन साइडेड कभी भी मत सोचो। एटलीस्ट अपने माइंड को इतना ओपन करो कि आप दोनों साइडेड सोच सको, सही गलत दोनों चीजों को समझ सको। आर्गू करने के लिए आपके पास लॉजिक होने चाहिए, आपके पास पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, ऐसे समझो। अब अगर मैं यहां पे किसने बोला था? अंकिता ने, आकृति, किसी ने बोला था ना ये पॉइंट, अभी जिसके बारे में बोल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसकी जगह पर होता, लॉजिकली बता रहा हूं, अगर मैं इसकी जगह पर होता और ये अगर हमारा एसएसबी का जीडी चल रहा होता, पता है मैं तुम्हारी तरह पॉइंट नहीं बोलता। मैं पता क्या बोलता? पता है मैं क्या बोलता? मैं बोलता इंडियन एजुकेशन सिस्टम कुछ जगहों पर फेल होता है, पर कैसे फेल होता है? अब उसका लॉजिक ये है कि हम बीटेक करने के बाद भी डिफरेंट लैंग्वेजेस को सीखने के लिए अपने कॉलेज के बाहर अदर इंस्टीट्यूट्स में जाकर पैसा खर्च करते हैं। ये पॉइंट होता है। ये पॉइंट तुम बता ही नहीं पा रहे। तुम एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, ये है, वो है, पता नहीं क्या बातें कर रहे हो, इलॉजिकल रिस्पॉन्स दे रहे हो। यू शुड हैव द वैलिड पॉइंट। मैंने दिया ना वैलिड पॉइंट। एजुकेशन सिस्टम की कमी कहां पे पकड़ी है मैंने, पता चला ना तुम्हें? बेटा लॉजिक सोचो, तुम दोनों साइड नहीं सोच पा रहे। देखो मैं दोनों साइड सोच रहा हूं, मैं बता रहा हूं ना, मैं अपने पॉइंट को ही यहां से दे रहा हूं और अपने पॉइंट को ही काट भी रहा हूं। जिस दिन तुम समझ जाओगे ना, जिस दिन तुम समझ जाओगे ये बात, बेटा उस दिन तुम्हारा सिलेक्शन ऐसे होगा, यूं। समझे? एक बार एक क्लास में पढ़ा, लास्ट ईयर में एक क्लास में पढ़ा रहा था शौर्य बैच की। मैंने वहां पे एक बच्चे को बताया, बेटा क्रिटिकल एनालाइज क्या होता है, क्रिटिकली चीजों को समझना सोचना क्या होता है। अब मैं उसे समझा तो रहा हूं, पर वो पता है क्या बोल रहा है? सर तो क्या हो गया, जीडी है सर, लेक्चरेट है, पॉइंट पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। मैंने कहा भाई तो नेगेटिव का मतलब ये थोड़ी है कि तुम बिल्कुल ही आतंकवादी हमला करवा कर मानोगे। देश में कमियां हो सकती हैं। ठीक है, देश की सरकार में देश के पॉलिटिशियंस निकम्मे हो सकते हैं, घूसखोर हो सकते हैं, आलसी हो सकते हैं, अंगूठा छाप हो सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरे के पूरे देश की अब मट्टी पलीत कर दोगे जीडी में जाकर, कि देश में कमियां ही कमियां हैं, ऐसी तैसी हो जाए, आग लग जाए। देश नहीं है, होलिका दहन चल रहा है। थोड़ा सा लॉजिकली सोचो। तुम क्रिटिसाइज करते 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 एक बार बॉर्डर क्रॉस कर जाते हो, समझे? और ये चीज हमें
बहुत बारीक सी एक लाइन है, हम उस लाइन को पहचानने से कई बार बिल्कुल एकदम अंधे होकर चलते हैं कि नहीं पता चल रही हमको वो लाइन कौन सी है, समझे? तो क्रिटिसाइज करो, सही और वैलिड पॉइंट्स के साथ करो, लॉजिकली करो। अभी मैंने यूजीसी के बारे में बोला ना, अब मैंने यूजीसी के बारे में बोला तो मैंने तो गवर्नमेंट की भी ऐसी तैसी कर दी, अपोजिशन लीडर की भी ऐसी तैसी कर दी कि कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि सबको अपना वोट बैंक चाहिए। तो लॉजिकली सोचो ना, तुम क्यों नहीं सोच पा रहे? क्यों नहीं सोच पा रहे? मैंने अभी तुम्हें दिया ना, अनएम्प्लॉयमेंट वाला बताया ना, तुम कह रहे हो सर अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर है, ऐसा है वैसा है, ठीक है, तुम कह रहे हो नहीं ये तो जस्टिफिकेशन है। मैंने तुम्हें दिया ना सॉलिड पॉइंट, तुम क्यों नहीं सोच पा रहे? इट मींस या तो आप वन साइडेड ही हो गए हो, या तो आप लेफ्ट हो गए हो, या फिर आप राइट हो गए हो, ठीक है? फौजी की तरह सोचो, फौजी के लिए पॉलिटिक्स मैटर नहीं करता, कंट्री मैटर करती है। एक फौजी माइंडसेट के हिसाब से सोचो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है देश में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है? तुम्हें फर्क इस बात से पड़ता है तुम्हारा देश सुरक्षित है या नहीं है, तुम्हारे देश में जो चीजें चल रही हैं वो सही है या नहीं है। जब गलत होंगी तो हम उसको सही कर लेंगे। इट वॉज नहीं आए हाय गलत हो गया, छाती पीटना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। नहीं भाई, रोना नहीं है, इंप्रूव करना है, सुधारना है, सॉल्यूशन सोचो। समस्याएं गिनाने वाला हर कोई बैठा है, सड़क पे बैठे हो भिखारी से भी पूछोगे ना, वो भी तुम्हारी तरह 10 बार आंसू बहाएगा। सॉल्यूशंस उसके पास भी नहीं है। तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारे पास सॉल्यूशंस होने चाहिए, तुम्हारा डिस्कशन का तरीका अलग होना चाहिए। पॉलिटिकल मत बनो, सोल्जर बनो। वेल, यूनाइटेड स्टेट किसके बारे में बात हो रही है? यूनाइटेड स्टेट ने यहां से विड्रॉ किया, किससे? इंटरनेशनल सोलर अलायंस से। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर वन सन वन ग्रिड क्या होता है? वन सन तो समझ में आता है, सन मतलब सूरज, ग्रिड जहां से पावर सप्लाई होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे आप सर्च करोगे ना आपके एरिया की ग्रिड कौन सी है, तो आपको पता चलेगा आपके एरिया के आसपास कोई एक बहुत बड़ा सा बिजली घर होगा जहां पे बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगे होंगे, वहां से आपके पूरे एरिया को इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, वो ग्रिड है ना? आपके एरिया की छोटी सी ग्रिड है ना? तो ग्रिड मतलब जहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, वो वाला ग्रिड नहीं कि हाँ सर ये जो पैटर्न होता है इसको ग्रिड कहते हैं, नहीं, इसकी बात नहीं हो रही। पावर सप्लाई जहां से होती है उसकी बात हो रही है। तो रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है उसने अपने आप को बाहर कर लिया कि भाई हम इससे बाहर होते हैं। क्यों बाहर हो रहे हैं? बाहर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि भाई हम इन सारे के सारे प्रोग्राम्स को फॉलो नहीं करते अब से। अब इसे शुरू किसने किया था? इंडिया और फ्रांस ने मिलकर किया था। इंडिया और फ्रांस का मानना यह था कि यार एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस होना चाहिए कि कहीं पर भी किसी भी जगह पर अगर सोलर प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो उस जगह पर पहुंचाई जा सके जहां पर एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है ना। आपस में एक दूसरे को हम लोग क्या कर सकें? एनर्जी सप्लाई कर सके। बट ये होगा कैसे? क्या पूरे देश में पूरी दुनिया में ग्रिड और तार बिछाए जा सकते हैं? देखो उसके सॉल्यूशन से एक अलग बात है, पहले आप अपने देश में क्या करो, सोलर सिस्टम इतना इंट्रोड्यूस करो। एंड इसी वजह से इंडिया में क्या किया गया था? हर घर सोलर प्रोग्राम चलाया गया था, सुना है ना? प्रधानमंत्री हर घर सौर योजना। लोगों को बोला गया था अपनी छतों के ऊपर क्या करो, सोलर पैनल्स लगाओ। डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों ने लगाए भी होंगे, एंड जिन लोगों ने लगाए होंगे उन्होंने नोटिस किया होगा कि उनका जो खर्चा आया है वो कितना आया है? 2.5-3 लाख रुपए का आया है। और वो 2.5-3 लाख रुपए से उन्हें एक चीज का अंदाजा लगा होगा, यार अब जो महीने का बिल है वो जीरो हो गया है। कुछ लोगों के घरों में महीने का बिल कितना आ रहा होगा? 200, 300, 400 रुपए आ रहा होगा। जैसे मैं लास्ट 1 साल होने वाला है मेरे घर में सोलर पैनल लगे हुए, और लास्ट 1 साल में मेरे घर से जो बिजली का बिल गया है वो मात्र और मात्र कितना है? 2,000 रुपए। पूरे साल में केवल 2,000 रुपए। क्यों? क्योंकि सोलर एनर्जी से प्रोडक्शन हो रहा है, तो सोलर एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है? वो इलेक्ट्रिसिटी घर में यूटिलाइज हो जाती है, तो बिजली का बिल बनता नहीं है ना। और एक्स्ट्रा एनर्जी अगर प्रोड्यूस हो गई है तो वो ग्रिड को ट्रांसफर कर दी जाती है। किसको मिल जाती है? ग्रिड को ट्रांसफर कर दी जाती है ना। तो आपको बात समझ में आई? ठीक है। तो पेरिस में 2015 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जहां पे ये फ्रेमवर्क तैयार किया गया था। आगे चलकर इंडिया ने बोला कि हाँ हम लोग इसमें क्या करेंगे, पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करेंगे। तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो हुआ था उसमें इसके बारे में बात की गई थी कि रैपिड एंड मैसिव डिप्लॉयमेंट किया जाए। किसका? सोलर सिस्टम का, सोलर एनर्जी का। तुम लोगों ने एक चीज और भी नोटिस की होगी, पहले इलेक्ट्रिसिटी के कट्स बहुत ज्यादा लगते थे इंडिया में, 8-8, 9-9 घंटे कई बार बिजली नहीं आती थी। बट अगर तुम आज के टाइम पीरियड पे नोटिस करोगे तो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी कट्स जो हैं, जो लास्ट
10 ईयर्स में 5 ईयर्स में बहुत ज्यादा कम होते जा रहे हैं। क्यों कम होते जा रहे हैं? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन सोलर एनर्जी का भी है। ठीक है, हमारी जो डिपेंडेंसी थी कोल के ऊपर वो भी क्या हुई है, बहुत ज्यादा कम हुई है। किसकी वजह से? इसी की वजह से। अदरवाइज कोल की वजह से क्या होता है, कार्बन इमिशन बहुत ज्यादा बढ़ता है ना। कोल के ऊपर डिपेंडेंसी है, कोल तो एक दिन खत्म हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, कहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे? तो इसीलिए ये चीज क्या है, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आज के टाइम पीरियड पे गवर्नमेंट हर तरह से पुश करी है। अगर आपके एरिया में विंड मिल अच्छे चल सकते हैं तो विंड मिल लगाओ, आपके एरिया में सोलर पैनल लग सकते हैं तो सोलर पैनल लगाओ, आपके एरिया में जो बेस्ट हो सकता है उसके हिसाब से करो प्रोड्यूस। एंड इसीलिए कोल की डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट आज के टाइम पीरियड पे क्या कर रही है, स्मॉल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स भी तैयार कर रही है। आप लोगों ने सुना होगा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था, जनवरी फर्स्ट वीक वाले में। फिर आता है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो डेफिनेटली गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। ठीक है, गवर्नेंस के बारे में अगर बात करेंगे तो देखो, एक इंटीग्रेटेड डिसीजन मेकिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक साथ मिलकर क्या करते हैं, यहां पर डिसाइड करते हैं। एक प्रॉपर स्टैंडर्ड कमेटी बनाई गई है, एक प्रॉपर असेंबली बनाई गई है, आपस में डिस्कशन करते हैं, आपस में बात करते हैं, क्या लूप होल्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं, उन सब का डिस्कशन किया जाता है। एंड फिर यहां पर क्या किया जाता है, एक प्रॉपर प्लानिंग तैयार करते हैं ये सब लोग, जिसे सभी देश क्या कर सकें, आपस में फॉलो कर सकें। एट प्रेजेंट अगर आप नोटिस करोगे 120 जो कंट्रीज हैं इसको साइन कर चुके हैं। कितने? 120 कंट्रीज इसको साइन कर चुके हैं। अब आप कहोगे सर इसका हेडक्वार्टर इंडिया में बनाया गया है, इससे क्या फायदा हो जाएगा? सर इंडिया में बनाकर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम तो हेडक्वार्टर सारे के सारे कहां होते हैं, अदर कंट्रीज में होते हैं। इंडिया में बनाकर क्या हो जाएगा? बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। आज के टाइम पीरियड में यूनाइटेड नेशन कहां पर है? अमेरिका में। कोई भी डिस्कशन होता है, कुछ भी होता है, कुछ भी होता है XYZ, लोग कहां पर जाते हैं? यूएस से जाते हैं। कहां पे जाते हैं? यूएस से। क्यों? क्योंकि एक इंटरनेशनल बॉडी का बहुत बड़ा हेडक्वार्टर वहां पर है, बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है। इससे क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं टूरिज्म बढ़ता है, डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोग्राम्स चलते हैं उसके लिए लोग जाते हैं। इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? उस देश के ऊपर पड़ेगा, उस देश की इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा। सेम आज के टाइम पीरियड में इंडिया ने बोला भाई इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ऑफिस इंडिया में बनाएंगे। फिर इंडिया ने बोला चलो ठीक है यार, एक काम करो, और भी जो अलायंसेस बनेंगे वो इंडिया में बनाएंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, वो भी इंडिया में बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? ताकि लोग इंडिया में आए, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स चलेंगे, उसमें लोग आए, इकट्ठा हो। फिर आता है बायोबिटुमिन। इंडिया ऐसा करने वाला पहला देश है जो बायोबिटुमिन का इस्तेमाल कर रहा है। कहां पे इस्तेमाल कर रहा है? रोड कंस्ट्रक्शन में कर रहा है। कहां पे करेगा? रोड कंस्ट्रक्शन में करेगा। कहां पे करेगा? रोड कंस्ट्रक्शन में करेगा। ठीक है, कहां पे करेगा? रोड कंस्ट्रक्शन में करेगा। ठीक है, तो पहला देश इंडिया बना जो कि कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड बायोबिटुमिन का इस्तेमाल रोड कंस्ट्रक्शन में करेगा। आप लोगों ने सुना होगा, नॉर्मली आप लोग देखते होंगे तारकोल, जो सड़क आपको काले रंग की दिखती है ना, काले रंग की जो सड़क दिखती है, रोडियां जो चिपकाई जाती हैं उसके ऊपर काले रंग का तारकोल उसके ऊपर चिपकाया जाता है। नोटिस किया आप लोगों ने? उसी तार के बारे में यहां पर डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, ब्लैक बिटुमिन। नॉर्मली क्रूड ऑयल से इसको तैयार किया जाता था। ठीक है, बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती थी? प्रॉब्लम ये होती थी कि एक टाइम पीरियड के बाद बारिश की वजह से या किसी न किसी वजह से ये रोड्स टूटनी शुरू हो जाती थी। क्या होता था? रोड टूटनी शुरू हो जाती थी। गवर्नमेंट ने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया कि आखिर इसमें ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे कि हम लोग इसे ज्यादा बेटर बना सकें। ठीक है, क्या कर सकें, इसे ज्यादा बेटर बना सकें। सो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया ये जो बिटुमिन होता है इसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, आप लोगों का जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, क्या? एग्रीकल्चर वेस्ट, आपका जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसका इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली जिस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है वो आपका गेहूं या चावल का जो बचा हुआ है ना, बचा हुआ जो पार्ट होता है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब आपको सर बचा हुआ पार्ट कौन सा होता है? जिससे आप लोग कहते हो पराली। क्या करते हो? पराली कहते हो। क्या कहते हो? पराली। है ना, क्या कहते हो? पराली। इसका इस्तेमाल किया जाएगा।
किसका इस्तेमाल किया जाएगा? पराली। हाँ, डामर भी कहते हैं, कई लोग डामर भी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो अब इसमें क्या होगा, 50% इस्तेमाल किया जाएगा, और ये लिटरली इंडिया का अपना एक इनोवेशन है। इसमें अदर जो वेस्ट होते हैं उसको भी मिलाया जा सकता है। अब इसकी वजह से होगा क्या, इसमें प्लास्टिक वेस्ट मिक्स होगा सबसे पहले तो। किसका? पराली के साथ साथ प्लास्टिक वेस्ट भी मिक्स होगा। तो इससे जो हमारा प्लास्टिक होता है वो भी क्या होगा, कम होगा। क्या होगा? कम होगा। ठीक है, फिर लगातार यहां पर क्या किया जाता है, रोड कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में देखा जा रहा है, एंड बाकी सब चीजें हो रही है, शिमला प्लेन्स एंड बाकी सब एरियाज में इसको किया गया। ठीक है, कितने डिग्री टेम्परेचर तक का हीट यहाँ पे सस्टेन कर सकती है, वो सब चीजें। ये सबसे पहली चीज, जो नॉर्मल तार या डांबर जिसको आप लोग बहते हो, उससे क्या पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है। बेटर रोड लॉन्गेविटी है, मतलब कि रोड यहाँ पे लंबा टिकेगा। ठीक है, हेल्प करेगा रिसाइकल करने में। ठीक है, जो वेस्ट होगा वो बहुत ज्यादा क्या है, ऐसा नहीं होगा जिससे कि हमें नुकसान हो सके, है ना। ये सब चीजें क्लियर है? तो एक चीज आपको समझ में आ गई, यहाँ पे सीधी सिंपल सी बात थी, ज्यादा कुछ यहाँ पे जानने वाली बात थी नहीं। जो इंपॉर्टेंट था वो आपको यहाँ पर पता चल गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, क्रॉप से जो पॉल्यूशन होता था, क्रॉप जलाने से, स्टेबल बर्निंग से जो पॉल्यूशन होता था वो क्या हो जाएगा, अब कम हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, वो कम होगा। नॉर्मली आपको पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी में देखने को मिलता था कि लोग क्या करते थे, यहां पर पराली जलाते थे, है ना। एंड वही चीज यहां पर क्या कर दी गई, अब खत्म कर दी जाएगी धीरे 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 धीरे। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि 2020 में यूपीएससी में पूछा गया था, द रूरल रोड कंस्ट्रक्शन, द यूज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेफर्ड फॉर द ensuring the environmental sustainability to reduce the carbon footprint। क्या होगा, कॉपर स्लैग, कोल्ड मिक्स एस्फलेट टेक्नोलॉजी, जियो टेक्सटाइल, हॉट मिक्स एस्फलेट टेक्नोलॉजी एंड पोर्टलैंड सीमेंट। क्या होगा ऑप्शन, बताओ भाई। 1 and 2 3, 2 3 and 4, 4 and 5 एंड 1 and 5। अब ये क्वेश्चन आया हुआ तुम्हारा 2020 में, ये आया हुआ था यूपीएससी प्रीलिम्स में आया हुआ था। मे बी तुम्हारे एग्जाम में आए ना आए वो एक अलग बात है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट है ना। द राइट आंसर विल बी, द राइट आंसर विल बी, रूरल एरिया में बात हो रही है, और ये 2020 में पूछा गया। तो उस टाइम के हिसाब से एक्चुअल में देखा जाए तो जो टेक्नोलॉजी थी वो थी हमारी थोड़ी अलग, जिसमें कॉपर स्लैग, कॉपर का जो बचा हुआ वेस्ट होता था उसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, कोल्ड मिक्स स्प्लिट टेक्नोलॉजी होती थी। ठीक है, ताकि आराम से सड़क बनाई जा सके, जल्दी मिक्स हो सके, ठीक है, स्टेबल रह सके अपनी जगह पर। एंड जियो टेक्सटाइल्स का यूज किया जाता था। ठीक है, उस समय पर जो भी वेस्ट वहां पर अवेलेबल है उसका भी इस्तेमाल यहां पर किया जाता था। तो राइट आंसर क्या हो गया, 1 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द यूनियन बजट 2011-12, द फुल exemption from the basic custom duty from the extent of the bio base alphas। ठीक है, what is the importance of that matter। अब देखो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने बन सकते हैं। तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग देखोगे तो आपको इस तरह के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बट ये काफी पुराना क्वेश्चन, तो फिलहाल इसको रहने दो। वेल, इसका जो आंसर है वो है आपका लाइक द ट्रेडिशनल। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा, नॉन रिन्यूएबल तो नहीं है, तो ये हो गया बी। ठीक है, वेल छोड़ो, अब आगे चलते हैं। एक्सरसाइज संजय शक्ति। ठीक है, तो आर्मी ने यहां पे एक एक्सरसाइज की। ठीक है, मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज थी, जहां पे इंडियन आर्मी के साथ साथ जो सिविल मतलब कि पुलिस थी उसने भी पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, सिविल फ्यूजन का मतलब यही है, क्या, आर्मी प्लस पुलिस एंड अदर अथॉरिटीज।
आर्मी प्लस पुलिस प्लस अदर जो सिविल अथॉरिटीज थी वो भी यहां पर क्या करी थी, एक साथ पार्टिसिपेट करी थी। क्या करी थी, एक साथ पार्टिसिपेट करी थी। ठीक है, तो कहां पर हुआ ये, दिघी हिल्स रेंज में हुआ है। कहां पर हुआ है, दिघी हिल्स रेंज में हुआ है। किसने कंडक्ट करवाया है, साउदर्न कमांड ने करवाया है। महाराष्ट्र, गुजरात एंड गोवा इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। कौन, महाराष्ट्र, गुजरात एंड गोवा इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। क्लियर है, ठीक है, बात समझ में आई। तो सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन, इनहेंस द रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज, एंश्योर द पब्लिक सेफ्टी इन नियर एरिया, ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग द डिजास्टर, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड अदर इमरजेंसी सिचुएशंस। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जैसे अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हुआ या आगे चलकर भी अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसे में किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरीके से बेटर कंडीशन लाई जा सकती है। ठीक है, कैसे मिलिट्री और पुलिस आपस में मिलकर यहां पर एक बेटर कोऑर्डिनेशन में काम कर सकती हैं, इस चीज का यहां पर ध्यान रखा गया है। क्लियर है, हाँ, चैट ऑफ करनी पड़ेगी क्योंकि ये यहां पे कुछ ऐसे लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं, लिटरली असामाजिक तत्व हैं कुछ। ठीक है, बात समझ में आएगी। और कुछ यहां पे ऐसा था जो जानने वाला था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो जानने वाला था। नेक्स्ट कौन है, भैरव बटालियन। ये भैरव बटालियन का लोगो है जो कि आप लोग देख रहे हो। ठीक है, न्यूली रेज्ड भैरव बटालियन आर्मी डे परेड में क्या किया, पार्टिसिपेट किया। कहां पर, जयपुर में। कहां पर, जयपुर में। ये सबसे यंगेस्ट बटालियन है। ठीक है, एंड रिसेंटली जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए इंडिया ने इसको क्या किया है, तैयार किया है। अभी जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हमारा ऑपरेशन सिंदूर में हुआ है कि हमें कितना ज्यादा तैयार रहना है। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे, अब ऐसा नहीं है कि बॉर्डर पर बीएसएफ या आर्मी तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार है, डेफिनेटली तैयार है। बट जब आपको सडन मूव करना होता है तो क्या करना होता है, आपको बहुत सारे साजो सामान, बहुत सारी चीजों को तुरंत तैयार करना होता है, एकदम से एक्शन में आना होता है। ऑपरेशन सिंदूर जब हम लोगों ने किया तो उस टाइम पीरियड पे हमें सडनली एक चीज का रियलाइजेशन हुआ कि हमारी आर्मी, हमारी डिफेंस फोर्सेस तैयार तो हैं, पर फिर भी एकदम अगर क्विक रिएक्शन करना हो, सडन विद इन अ फ्यू आवर्स अगर हमें कोई बड़ा एक्शन लेना है तो ऐसे में हमको एक दिक्कत आती है, क्योंकि एकदम से तैयार हमको नहीं दिख रही यहां पे हमारी फोर्सेस, एकदम से सोल्जर्स आपको तैयार नहीं दिख रहे। डेफिनेटली हम तैयार कर लेंगे, एक जगह से मूव करेंगे दूसरी जगह पर आएंगे, ये सब चीजें होंगी। एंड जब आर्मी का मूवमेंट होता है तो पूरी दुनिया को पता चलता है, सबको दिखाई देता है भाई आर्मी मूव कर रही है, ट्रक्स जा रहे हैं, टैंक जा रहे हैं, गोला बारूद जा रहा है, सामान जा रहा है, सडन मूवमेंट हमको दिखाई देता है। और अगर ऐसा सडन मूवमेंट दिखाई देगा तो दुश्मन क्या हो जाएगा, चौकन्ना हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। हमें वो चीज नहीं चाहिए। वी वॉन्ट एकदम स्विफ्ट एक्शन होना चाहिए, एकदम स्मूथ, है ना, चक्कू ऐसे चले कि पता भी ना चले कब से कट गया, वो वाला हाल चाहिए। तो यहां पर रेस किया गया था किसको, भैरव बटालियन को और रुद्रा बटालियन को। किसको, भैरव और रुद्रा दो। अब क्या ये अलग से रिक्रूटमेंट थी, कुछ था, नहीं सर, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोर्सेस हैं उसी में से चुने हुए लोगों को लाया गया। आर्मी में डिफरेंट डिफरेंट जो बटालियंस होती हैं उनके अंदर क्या घातक फोर्सेस बनी हुई हैं, कुछ लोग घातक से लिए गए, कुछ लोग पैरा से लिए गए, एंड एक मिलाकर क्या किया गया, एक ऐसा ग्रुप तैयार किया गया जिसका काम होता था क्या, एकदम स्विफ्ट एक्शन लेना। ठीक है, बॉर्डर एरियाज में जाएंगे, आराम से समेट कर आ जाएंगे सब कुछ। बात समझ में आई। तो डिजाइन कैसे किया गया, हाई स्पीड डिजाइन किया गया। दूसरा क्या है, ऑफेंसिव यूनिट कैपेबल एक्सक्लूडिंग द स्पेशल फोर्सेस टास्क, उनके साथ मिलकर ही किया जाएगा, इसीलिए यहां पे ये चीज बताइए। ठीक है, डिपेंडिंग द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्लियर। तो जो गैप था आर्मी, पैरा एसएफ, रेगुलर इन्फेंट्री यूनिट, इन सबको खत्म किया गया और इन्हीं में से निकालकर क्या किया गया, एक कंप्लीट टेक्टिकल ऑपरेशनल टीम को तैयार किया गया। ठीक है, मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से ये ऐसा होगा जिसमें हर एक व्यक्ति
अब पैरा एसएफ में तो आदमी हर वक्त ड्रोन लेकर खड़ा नहीं रहेगा, वो तो चुपचाप जाएंगे, सांप की तरह टक से घात लगाई और वापस आ गए। ठीक है, चीते की तरह से गए, शिकार किया, वापस आ गए। अब इनका काम क्या है, ये कहीं पर भी जाएंगे टैक्टिकली, हर एक जवान, इनका हर एक जवान इसके लिए कंप्लीटली तैयार है कि उसे ड्रोन चलाना भी आएगा, उसे मिसाइल फायर करना भी आएगा, उसे गाड़ी चलाना भी आएगा, उसे नेवल बोट चलाना भी आएगा, उसे बंदूक चलाना भी आएगा, उसे टैंक चलाना भी आएगा, ईच एंड एवरीथिंग। एक सोल्जर जो सब कुछ जानता है, 100% परफेक्ट, 100% परफेक्ट। ठीक है, तो ड्रोन ऑपरेशनल होगा। ठीक है, 1 लाख ड्रोन ऑपरेटिव्स इंडियन आर्मी तैयार कर रही है आने वाले प्लान में। ठीक है, 15 भैरव बटालियन तैयार की जा रही है। ठीक है, जिसमें से 25 टोटल होंगी, मतलब 15 तैयार की गई हैं एंड आगे चलकर 25 और तैयार की जाएंगी। सोचो। फिर आता है परम शक्ति। परम शक्ति क्या है? ये एक सुपर कंप्यूटर। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने परम शक्ति जो सुपर कंप्यूटर है, इसको क्या किया है? इसको क्या किया है? आईआईटी मद्रास में लॉन्च किया। क्या किया? आईआईटी मद्रास में लॉन्च किया। यार यहाँ पे फिर से एसी क्यों चला दिया इन्होंने? भाई साहब इतनी ठंड लग रही है ना, एक तो ऊपर से बारिश हुई है। ठीक है, एक तो बारिश, ऊपर से ओले गिरे हैं और ठंड इतनी हो रही है, और ऊपर से पता नहीं कौन है जिसे एसी की जरूरत पड़ रही है अभी भी। 1 सेकंड रुकना जरा प्लीज। अरे चचा कहाँ गए तुम? भाई साहब ये एसी कौन है ऐसा जिसे एसी की जरूरत पड़े? भाई हाथ की चमड़ी ऐसी हो गई है, देख रहा है? अरे नहीं नहीं भाई, क्लास चल रही है, ऐसे कैसे? सॉरी दोस्तों, वी आर रियली सॉरी फॉर दिस। ओ भाई, कश्मीर से हो नहीं हो, 1000 बार मना किया है, आपस में बातें मत करो, तुम लोगों को समझ में नहीं आती बात। आपस में अगर तुम लोगों ने नेक्स्ट टाइम से बात की, मैं लिटरली बता रहा हूं, ब्लॉक करना शुरू कर दूंगा ईच एंड एवरीवन। मैं चैट इसलिए ओपन करके रखता हूं ताकि तुम लोगों का जेन्युइन डाउट है तो उसे हैंडल किया जा सके, ये नहीं कि तुम लोग यहां पे फालतू की बातें करो। कितने लोग एग्री करते हैं कि चैट परमानेंट ऑफ रखी जाए? कितने लोग इस चीज से एग्री करते हैं कि चैट को परमानेंट ऑफ कर दिया जाए? परमानेंट चैट ऑफ कर दिया, कितने लोग इस चीज के लिए एग्री करते हैं? अरे खुला रहने दे भाई थोड़ी देर, और गर्म पानी बोल देना भाई किसी को प्लीज, मेहरबानी करके। अरे भैया, इंडिया की कंडीशन इतनी खराब नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जो तुम यहां पर बात कर रहे हो। ठीक है, हमें थोड़ा सा मेंटलिटी को इंप्रूव करना जरूरी है। मतलब एक ऐसा देश जिसकी इकोनॉमी में इतने सारे पोटेंशियल है, इतने सारे पोटेंशियल है, उस देश का यूथ बेरोजगार बैठा है, इसका मतलब देश में कमी है या यूथ में कमी है? अभी बता रहा हूं, परम शक्ति बताऊंगा, चिंता मत करो।
अब जिस हिसाब से रिजल्ट होगा वैसे ही काम करेंगे अपन। 61.9% लोगों ने बोला है कि चैट बंद रहनी चाहिए। 61.9 मतलब 62% मान के चलो कि चैट बंद ही रहनी चाहिए। एग्जैक्टली भानु, बिल्कुल सही कह रहे हो आप बेटा, बिल्कुल सही। भानु प्रताप बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। फाइनली चैट को करते हैं बंद। इंडिया डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में यही चलता है, जिस तरफ ज्यादा वोट होंगे वही बात सुनी जाएगी। पर पढ़ाया सबको जाएगा, भला सबका होगा, पर चलेगा उसका जिसके पास वोट है। डेमोक्रेसी है ना, कहने का अधिकार है सबका, तो जिन्होंने ज्यादा वोट दिया उनकी बात माननी पड़ेगी। चलो, तो सबसे पहले बात यहाँ पे परम रुद्रा की हो रही है, ठीक है। परम शक्ति, परम रुद्रा, इस तरीके के दो सिस्टम्स बनाए गए थे और ये इंडिजीनियसली डेवलप किए गए थे, मतलब देश में डेवलप किए गए थे। अभी प्रेजेंट में हमने जो सुपर कंप्यूटर बनाया है वो कौन सा है? वो है परम शक्ति। क्या एक सुपर कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर मीन्स इसकी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की कैलकुलेशन स्पीड्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशन स्पीड्स के हिसाब से ये लोग काम करते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, अब इन सिस्टम्स का यूज किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? देखो, इस तरीके के जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं इनको डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सिमुलेशंस दी जाती हैं, चाहे वो बायोटेक से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई स्टैटिकल डेटा हो, ठीक है, या फिर और किसी तरीके की, ठीक है। उन चीज़ों को रेंडर करना, उन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करना, मतलब उन चीज़ों के ऊपर डिसीजंस देना, ये सारे काम होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग कहोगे कि सर अभी कोविड की दवाई हम लोगों ने इतनी जल्दी कैसे बना ली? कोविड में सबसे ज़्यादा डिस्कशन यही हो रहा था ना कि यार सर इतनी जल्दी कोविड की दवाई हम लोग कैसे बना सकते हैं, हम तो तैयार ही नहीं है। एक दवाई बनाने में कई साल लग जाते हैं, अचानक से गवर्नमेंट ने कैसे तैयार कर दी 2 साल में दवाई? तो बेटा इसलिए तैयार हो पाई क्योंकि आज के टाइम पीरियड पे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और एडवांस कंप्यूटर जो होते हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं, वो इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं कि उसमें हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड सिमुलेशंस डाल देते हैं एंड वो क्या करता है, प्रॉपर कैलकुलेट करता है चीज़ों को, एंड कैलकुलेट करके जो बेस्ट अपने हिसाब से करेंगे। तो हम क्या करेंगे, रैंडम लेवल पे लोगों को इंजेक्शंस लगा देंगे, फिर देखेंगे किसके ऊपर क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। ओहो ये वाला मर गया, चलो हटाओ इसे, ये वाला दवाई कैंसिल। अच्छा इस वाली दवाई से इसको एलर्जी हो गई, चलो ये वाली दवाई भी कैंसिल। अच्छा इस वाली दवाई से इस आदमी को अस्थमा हो गया, चलो ये वाली भी कैंसिल। अच्छा इससे किडनी फेल हो गई, ये वाला भी कैंसिल। पुराने टाइम पीरियड पे यही होता था, पहले जानवरों पर टेस्ट किया, फिर इंसानों पर टेस्ट किया। आज के टाइम पीरियड में प्रॉपर सिमुलेशन चलाया, करो टेस्ट करके देखा परफेक्ट काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। अब क्या करो, किसी और के ऊपर इस्तेमाल करके देखो, अब भी बहुत अच्छा हो रहा है, चलो ठीक है और किसी के ऊपर इस्तेमाल करके देखो, सब कुछ अच्छा हो रहा है, चलो ठीक है अब इंसान के ऊपर करके देखो। इंसानों में भी सब जो सबसे वर्स्ट कंडीशन में थे पहले उनके ऊपर करके देखा, क्योंकि उनको तो 1-2 दिन में मरना ही है। पता चला अरे यार इस दवाई को देने के बाद 1-2 दिन की जिंदगी अचानक से 6 महीने की हो गई, 5 महीने की हो गई, चलो बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करते, थोड़ा सा स्वस्थ जो आदमी है उसको दे देते हैं दवाई, उसको दे दी तो पता चला यार उसकी तो लाइफ बच गई, जिंदा बच गया। अब चलो और बंदों को दे देते हैं, ठीक है। तो अब चीजें बदल रही हैं, इसीलिए हमें इन एडवांस कंप्यूटर्स की क्या होती है, जरूरत पड़ती है। अब इसे डेवलप किसने किया? इसे सीडैक ने डेवलप किया है, सेंटर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटरिंग, इसने डेवलप किया है। अब किसके अंतर्गत किया गया? नेशनल कंप्यूटरिंग मिशन। किसके अंतर्गत किया गया? नेशनल कंप्यूटरिंग मिशन। अरे रहने दो यार, किसके अंतर्गत किया गया? नेशनल कंप्यूटरिंग मिशन, सुपर कंप्यूटरिंग मिशन। अब गवर्नमेंट कर क्या रही है इसमें? गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये कि इंडिया में मैक्सिमम हाई एफिशिएंसी वाले बेस्ट सुपर कंप्यूटर्स को बिल्ड किया जाए और इंडिजिनियसली बिल्ड किया जाए। एंड इसी का पार्ट है कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, हम लोग अभी रिसेंटली लास्ट जो करंट अफेयर था मैंने उसमें आपको बताया भी होगा, हम लोगों ने ध्रुव 64 नाम की एक चिप तैयार की, सॉरी प्रोसेसर तैयार किया। उससे पहले हम लोगों ने विक्रम और कल्पना नाम के प्रोसेसर तैयार किए थे। तो वो प्रोसेसर क्या है? इन्हीं सब में तो हेल्प करेंगे और अच्छे बेहतर सुपर कंप्यूटर्स बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। क्लियर है? परम शक्ति, परम रुद्रा, ये दोनों इसी टाइप के क्या है? कंप्यूटर्स है, सुपर कंप्यूटर है। और ये रुद्रा सीरीज है, क्या है? हमारी अपनी रुद्रा सीरीज है,
क्लियर है? ठीक है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? पेटाफ्लॉप्स, 3.1 पेटाफ्लॉप्स, मतलब हम लोग गीगा हर्ट्ज और गीगाबाइट में देखते हैं ना, उससे भी कहीं ज्यादा, टेरा के भी ऊपर। ठीक है, 3.1 क्वाड्रेटल कैलकुलेशन पर सेकंड कर सकता है ये। मतलब कितना क्विक रिएक्शन, कितना क्विक रिजल्ट होगा और कितना एफिशिएंट रिजल्ट होगा कम से कम टाइम में, ये मैटर करता है। ठीक है, फुली डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इसमें इस्तेमाल किया जाता है। लार्ज स्केल सिमुलेशंस और इन सबको चलाने के लिए, ये खैर मैं आपको बता ही चुका हूं पीछे, तो और बताने की जरूरत पड़ेगी। फिर आता है नेशनल यूथ डे 2026। अब इसमें बताने वाली कोई बात है क्या? नहीं, सबको पता है 12 जनवरी को किया जाता है। क्या किया जाता है? 12 जनवरी को किया जाता है। तो मैं एक मजेदार बात बताऊं स्वामी विवेकानंद के बारे में। मे बी आप में से कई लोग शायद स्वामी विवेकानंद को मेरे से ज्यादा जानते होंगे, मेरे से ज्यादा पढ़े होंगे, एंड मेरे से ज्यादा शायद मे बी आप फॉलो करते हो। ठीक है, डेफिनेटली करते होंगे। एक बहुत अच्छे स्पिरिचुअल लीडर थे, फिलोसफर थे, थिंकर थे। ठीक है, आज के टाइम पीरियड पे हर कोई कहता है यार वी आर द फॉलोवर ऑफ स्वामी विवेकानंद। भाई स्वामी विवेकानंद के फॉलोवर अगर आप हो, अगर आप उनके विचारों को मानोगे ना, तो लिटरली आपके सोचने समझने की दिशा बदल जाएगी। ठीक है, ईच एंड एवरीवन। अनफॉर्चुनेटली तुम में से एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो ईमानदारी से ये कह सके कि सर आई एम द फॉलोवर स्वामी विवेकानंद। नॉट इवन अ सिंगल वन। इवन आप 1% भी स्वामी विवेकानंद को फॉलो नहीं करते। आप 1% भी स्वामी विवेकानंद को फॉलो नहीं करते। ठीक है, लेट मी क्लियर वन थिंग। आज के टाइम पीरियड पे आप लोगों के घर में जब कोई, मैं आपको एक कहानी के फॉर्म में बता रहा हूँ, ये चीज मजेदार आपको लगेगा थोड़ा सा सुनने में, बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों के घरों में कई बार पंडित वंडित आते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, हवन ववन करते होंगे, शादी विवाह में आते होंगे। आप में से कई लोग कहते होंगे अरे यार ये सब लूट पाट करते हैं यार, हैं हमारी इच्छा, हम जितना चाहें उतना दान दें, क्या जरूरत है ये सब करने की, क्या जरूरत है इनको मांगने की, पंडित तो लूटने का काम करते हैं। तुम्हें पता है स्वामी विवेकानंद जिनका इतना नाम था, जो शिकागो तक गए थे, पूरी दुनिया उनको देख रही थी, पर आप सोचिए कि इंडिया में स्वामी विवेकानंद को अपनी संस्था चलाने के लिए दान तक नहीं मिल रहा था, प्रॉपर दान तक नहीं मिल रहा था। लोग डोनेट नहीं कर रहे थे स्वामी विवेकानंद को कि चलो ठीक है आपने पूरी दुनिया में जाकर हमारे देश का नाम किया है। होता है अमेरिका में होता है। कहां पे होता है? अमेरिका में होता है। पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे।